Hello friends, I once again welcome you all to my channel My G Classes। पिछले लेक्चर में हमने एंशंट इंडिया हिस्ट्री में जो पढ़ा था वह था बुद्धिज़्म। अब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के समय जो भारत में विभिन्न पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे वह भी हमें देखना ज़रूरी है, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो उस काल में जब सबसे पहले हमने देखा कि वैदिक संस्कृति में ट्राइबल लाइफ वहाँ चालू हो गई थी। जब हम पोस्ट वैदिक पीरियड की बात करें तो वो सेटल होकर के एक गांव में रहने चालू कर चुके थे। तो सबसे पहले जन, जिसे ट्राइब कहा जाता था, वह जन से कुछ बड़े टाउन्स बनने चालू हो गए, कुछ विलेजेस टाउन्स में कन्वर्ट हो गए, उसे हम जनपद कहें। जनता जहाँ रुक कर के निवास करने लगी वो जनपद बने, और जनपदों को मिलाकर कुछ बड़े भूभाग बनने लगे जिसे एक टेरिटरी का नाम दिया गया, और उन टेरिटरीज को, उन एरियाज को हम कहते हैं महाजनपद। जनपदों से मिलकर बना हुआ बहुत बड़ा भूभाग जिसे महाजनपद कहा गया। तो यह जो काल था यह था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी बीसी की हम बात कर रहे हैं, और इस काल में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है जो हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है और जैनिस्ट टेक्स्ट ये हमें उन महाजनपदों की जानकारी देते हैं, तो आपको याद रखना है अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट, अगर हम उस समय के भारत की बात करें, ये मैप स्केल पर नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो उस समय का भारत था वहाँ महाजनपद का उदय हुआ, और महाजनपदों में हमने देखा कि नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट था जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया के जो पार्ट हैं वहाँ पर यह महाजनपद डेवलप हुए। हम सदर्न इंडिया की बात बाद में करेंगे, और इनकी इंडियन हिस्ट्री में आपको खासकर एंशिएंट इंडिया में याद रखना है कि जो भी डेवलपमेंट्स हुए, जहाँ शहर, नगर और टाउन्स बने, वो सब सेंट्रल, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा हुए। लेकिन साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी पीछे चलती हुई हमें दिखती है। इसकी भी हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल जो 16 महाजनपद बने उनमें हमें 4 महाजनपदों को मोस्टली पढ़ना पड़ता है जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, और उसके बाद हम केवल और केवल एक महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे जिसे आप सभी जानते हैं, मगध। मगध महाजनपद या मगध जो साम्राज्य बना, उसके सम्राटों के बारे में और उसके जो भी राजवंश हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो 4 जो महाजनपद आपको याद रखना है वह है वत्स, मगध, अवंती और कोसल। ये जो 4 महाजनपद हैं इन्हें हमें याद रखना है। अवंती जो कि आपके उज्जैन के वेस्टर्न मध्य प्रदेश का जो इलाका था वो उसको आप प्रेजेंटली बोल सकते हैं। वत्स जो था वह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। ये जो एरिया मैंने पॉइंट आउट किया है ये एक पॉइंट है, लेकिन ये पूरे किंगडम को दिखा रहा है। फिर कोसल को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोसल जो था वह सरयू नदी के आसपास बसा हुआ जो इलाका है, जिसमें पुरानी जो रामायण की कहानी है वह भी लिंक होती हुई दिखती है। और मगध जो कि यूपी और बिहार, मोस्टली जो बिहार है और कुछ पार्ट्स यूपी के भी थे, उसका जो इलाका है। और हम लास्ट में देखेंगे कि ये सारे महाजनपद जो थे उनमें सबसे प्रमुख जो बना वो बना मगध, और सबसे पावरफुल वह बन करके उभरा। अब हम चलते हैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री पर। मगध को हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम इन 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोसल को। तो कोसल जो था उसकी जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। किसी बुक में आपको अयोध्या भी मिलेगा, लेकिन RS शर्मा सर की बुक से श्रावस्ती जो दिया है उसी को हम मान करके चलते हैं। नेक्स्ट, अवंती जो थी वो मैंने आपको बताया कि उज्जैन जो उसकी राजधानी थी, लेकिन अवंती 2 भागों में विभक्त थी, नॉर्दर्न
और सदन। तो नॉर्दर्न पार्ट जो था उसकी राजधानी थी उज्जैन, और सदर्न पार्ट जो था उसकी राजधानी थी माहिष्मति। आपने मूवी जरूर देखी होगी, लेकिन ऐसा वहाँ पर हम देखने को नहीं मिलता। याद रखने के लिए आप रख सकते हैं, अवंती की दूसरी राजधानी थी माहिष्मति, जो कि सदर्न कैपिटल थी। लेकिन हम देखते हैं कि उज्जैन जो है वह अपने आयरन के कारण, लोहे के डेवलपमेंट के कारण ज़्यादा अच्छा उभर कर आया, और माहिष्मति से ज़्यादा डेवलपमेंट उज्जैन ने किया। नेक्स्ट वत्स जो थे, उनकी जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। आपको मैंने बताया कि यमुना नदी के किनारे इनके जो वत्स जो किंगडम बना उसकी राजधानी कौशाम्बी। आपको कभी कभी मैच मेकिंग में डायरेक्ट राजधानियां भी पूछ दिया जाता है, तो आपको इम्पोर्टेंट उनकी राजधानियां याद रखनी है। अगर हम कुछ और महाजनपद की बात करें, जैसे गांधार, कुरु, मत्स्य, पांचाल, मल, बहुत सारे और भी थे 16 में से। तो इतने जो आपको नाम याद रखने हैं, सुना हुआ रहना चाहिए। गांधार आपको याद होगा, एक आर्ट फॉर्म भी होता है, गांधार आर्ट बोलते हैं। तो वहाँ पर आपको याद रखना है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ये फैला हुआ था। हालांकि वो भारत के कुछ भाग और कुछ जो अभी भारत से बाहर भी है, पाकिस्तान के कुछ भाग को मिला करके उस समय गांधार बोला जाता था। कुरु आपको याद होगा, कुरुक्षेत्र हम पढ़ेंगे आगे आने वाले मेडिएवल इंडिया में। कुरुक्षेत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैटलफील्ड हुआ, जो कि भारत की हिस्ट्री को बदलने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर हम देखते हैं मत्स्य राजधानी, मत्स्य जो राज्य था वो भी कुरुक्षेत्र से संबंधित है। और पांचाल नरेश, आपने महाभारत की यदि कहानी पढ़ी होगी तो आपको ये कुरु, मत्स्य, पांचाल, मल, ये सारे आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हम ये सब के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के कारण ये सारी अपनी अपनी जो टेरिटरी बनाए थे उनमें ये बहुत अच्छे से रूल करते थे। अब हम चलते हैं मगध की ओर। तो हमको याद रखना है कि इन सारे जो चार हमने बात की, तो क्योंकि ये मगध के आसपास के ही क्षेत्र थे, तो मगध का जो इन्फ्लुएंस था, मगध की जो एम्बिशंस थी, वो इन सारी एरियाज को पहले अपने में मिलाने की हुई। तो अगर हम अवंती की बात करें, तो अवंती जो है वह बाद में मिलता है। पहले हम वत्स और कौशल की बात करते हैं। तो मगध में जिसकी राजधानी, सबसे पहली राजधानी थी राजगृह। आपको याद रखना है, फर्स्ट कैपिटल जो था वो था राजगृह। 3 डायनेस्टीज आपको याद रखना है। पहला है हर्यक, सेकंड इज शिशुनाग, एंड थर्ड इज मौर्य, नंद। देन आपका आएगा मौर्य। तो हर्यक, देन शिशुनाग, देन नंदास, इन लोगों ने पहले वहां राज किया। हर्यक वंश में हम देखते हैं कि जो फर्स्ट रूलर हुए वो हुए बिंबिसार। आपको नाम जरूर से याद रखना है। यहाँ हम 3 रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। शिशुनाग में भी हम एक आध रूलर, और नंद में केवल एक रूलर। तो आपको ज़्यादा नाम याद नहीं रखना है। हर्यक वंश में सबसे पहले जो राजा हुए वो थे बिंबिसार। बिंदुसार भी आएगा, लेकिन आपको याद रखना है ये बिंबिसार है। बिंबसार या बिंबिसार बुक में लिखा रहता है। हर्यक वंश, और उन्होंने, बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाई। राजगृह को राजधानी बनाने के पीछे बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी कि राजगृह जो था वह एक ऐसे क्षेत्र को चुना उन्होंने जहाँ की उसको भेदना आसान ना हो। राजा की जो राजधानी होती है, यदि कोई भी शत्रु उसे पहले जीत ले तो राजा परास्त माना जाता है। तो अपनी राजधानी जो थे वो राजा ऐसे लोकेशन पर बनाते थे ताकि वहाँ पर शत्रु आसानी से ना पहुँच पाए और सेना वहाँ पर जल्दी से ना पहुँच पाए। तो हर्यक वंश के बिंबिसार ने राजगृह को राजधानी बनाया, और इन्होंने वत्स, अवंती और कौशल, यहाँ पर मैरिज प्रपोजल्स के थ्रू इनको अपने अधिकार में लेना चाहा। इन्होंने वार
डायरेक्ट नहीं किए, लेकिन इन्होंने मैरिज जो है वो की। 3 शादियां इन्होंने की। पहली शादी जो की वो कोसला देवी से की। सेकंड जो शादी की वो चेल्लाना से की, जो लिच्छवी प्रिंस थी। लिच्छवी जो मल्ल के पास का जो एरिया है वहाँ पर इन्होंने एक शादी की। और जो तीसरी शादी की वो खेदा से की। मद्र प्रिंसेस थी, मद्र नरेश की बेटी थी। यहाँ छोटे छोटे और भी राज्य आपको देखेंगे, जैसे मैंने अभी मद्र का नाम लिया, मैंने अभी लिच्छवी का नाम लिया, तो ये सारे भी इन्हीं महाजनपदों के ही साथ में जो रूलर्स थे उनके नाम है। आपको बहुत ज़्यादा नाम याद नहीं रखना है, लेकिन आपको रूलर्स जो मगध में खासकर रहे उनका नाम जरूर याद रखना है। नेक्स्ट, इन्होंने अंग को अपने अधीन कर लिया। अंग जो थे वो भी इस एरिया पर राज करते थे, तो अंगों को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट है अवंती के साथ, अवंती जो थी उज्जैन के साथ, क्योंकि उज्जैन जो था, जो अवंती राज्य था उस समय बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था, तो वहाँ पर ना शत्रु रूप में बल्कि मित्र के रूप में उन्होंने बिंदुसार ने, हर्यक वंश के बिंबिसार ने अवंती से मित्रता जो है वो चालू की। और बिंबिसार जो थे वो महावीर जैन और भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के कंटेम्पररी थे, समकालीन थे। उन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल में भी, संघ में भी क्या किया, अपना योगदान दिया। बिंबिसार के बाद आते हैं हमारे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पापा का जो है वो उनको मार डाला और अपने राज्य को फिर से चालू किया। और इन्होंने कौशल और वैशाली जो है वो भी ये नेपाल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर एक वैशाली भी थे। वहाँ पर इन्होंने बहुत सालों तक, लगभग 16 साल तक उनको जीतने की कोशिश की। फिर पाटलीग्राम जिसे बाद में चल के वो पाटलिपुत्र बना, उसको फोर्टिफाई करना चालू किया, उसको दुर्गीकृत बनाना चालू किया। लेकिन याद रखना है, राजधानी नहीं बनाया अभी पाटलिपुत्र को, उन्होंने दुर्गीकृत करना चालू कर दिया था। किन्होंने? अजातशत्रु ने। नेक्स्ट है, हम देखते हैं कि जैन धर्म के फॉलोअर जरूर थे, लेकिन बुद्ध धर्म को भी इन्होंने क्या किया, एम्ब्रेस किया। और आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था कि अजातशत्रु ने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल इनके पैट्रोनेज में हुई थी। ए के आपको याद होगा, ए फॉर अजातशत्रु। तो अब आपको वहां से भी रिलेट करते हुए चलना है। नेक्स्ट है उदयन। अजातशत्रु के बाद जो आते हैं वो है उदयन। उदयन ने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र को अब अपनी राजधानी बनाया। अजातशत्रु ने क्या किया, चालू जरूर किया, लेकिन उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी परिवर्तन राजगृह से पाटलिपुत्र किया। नेक्स्ट है मगध को इनके बाद जो है, उदयन के बाद शिशुनाग वंश के राजाओं ने उन्हें हराकर अपनी राजधानी, अपने जो क्षेत्र है वह उन्हें हड़प लिया, मगध को अपने अधीन कर लिया। तो हर्यक वंश में 3 राजा आपको याद रखना है, पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु और तीसरा उदयन। नेक्स्ट है शिशुनाग। शिशुनाग वंश में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखना है कि अब जो अवंती होगा, अवंतियों को इन्होंने अपने अधीन कर लिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट था शिशुनाग वंश का कि अवंती राज्य को इन्होंने अपने अधीन मिला लिया। तो मगध वत्स अवंती, अब धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, अपना जो साम्राज्य है वो फैलाते जा रहे हैं। और मगध एक सुपर पावर, एक सुप्रीम जो पावर है वहाँ की तौर पर दिख रहा है। तो शिशुनाग ने अवंती को जीत लिया और मगध में उसे मिला लिया। उसके बाद हम आते हैं कि इनमें जो एक रूलर हुए काकवर्मन या कालाशोक। आपको याद होगा कि अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक एंड कनिष्क। तो अजातशत्रु हमने देखा, हर्यक वंश। देन हम देखते हैं कालाशोक। कालाशोक जो थे वो थे शिशुनाग वंश के। इनको काकवर्मन भी कहा जाता है। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी इनके
टाइम पीरियड में, और इन्होंने उसको पैट्रोनाइज किया था। तो आपको याद रखना है। देन आता है नंद वंश। तो नंदास की जो रूलर थे उन्होंने शिशुनाग के रूलर को हटा करके अपने साम्राज्य की स्थापना की। नंदास में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर का नाम याद रखना है महापद्मानंद। महापद्मानंद जो थे वो कलिंग, जो कि उस समय उड़ीसा का जो क्षेत्र हम देखते हैं, तो कलिंग में उनकी जीत हुई। कलिंग के राजा को उन्होंने परास्त किया, और इसका जो वर्णन है उसे हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में आपको इसका वर्णन मिलता है कि कलिंग के राजा को महापद्मानंद ने हराया, मगध के राजा ने। और महापद्मानंद को एकरथ की उपाधि, एकरथ का टाइटल वो धारण करते थे, और उनके 8 लड़के थे। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको नाम याद रखना है वो है धनानंद। घनानंद या धनानंद। धनानंद जो थे वो बनेंगे लास्ट रूलर नंदास के, और लास्ट रूलर जब नंदास के बनेंगे तो उन्होंने जो अपने राज्य को चलाया, वहाँ उनके एक मंत्री हुआ करते थे जिन्हें आप सभी जानते हैं, जिनका नाम है चाणक्य। और चाणक्य ने वहाँ पर जो कहानी आप सभी को पता ही होगी कि नंदास को हटाने का वहाँ से प्रण लिया था, और वो वहाँ उनके राज दरबार से चले गए थे। तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए फिर वो क्या करते हैं, नंदास को वहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ तक की कहानी आपको याद रखना है। फिर हम मौर्य काल पे चलेंगे। जब हम इसके आगे का बढ़ेंगे तो महाजनपद काल में आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए, जो बेसिक जानकारियाँ हैं, और इसके आधार पर अब हम मगध को देखेंगे। तो अगला लेक्चर जो होगा वह मगध पर होगा। भारत का पहला सम्राट जो बनेंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मगध से 100% आते हैं, तो आपको उस लेक्चर को स्किप नहीं करना है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।